नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। क्या क्या गर्मा गर्म बातें हुई लोकसभा के अंदर। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अखिलेश यादव ने माहौल बना दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि हम पूरी दुनिया में घूम रहे हैं और हमारा देश ही हमसे लूटा जा रहा है। प्रधानमंत्री को आज उन्होंने कहीं का बोलने लायक नहीं छोड़ा। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, गौरव गगोई, शानदार भाषण हुए। प्रधानमंत्री जी ने भी बोलने की कोशिश करी, लेकिन वो बातों को जलेबी की तरह गोल गोल घुमाते रहे। चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर सके। अभय दुबे जी से मैंने विस्तार से बातचीत की है, लेकिन उससे पहले मैं आपको अखिलेश यादव की कुछ झलकें दिखाना चाहता हूं जो संसद में उन्होंने कहा कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? और अध्यक्ष महोदय, फिर वही बात मैं दोहराऊं जिसकी वजह से पहलगांव हुआ, जिसकी वजह से पुलवामा हुआ। अगर ये इतना ही टेक्नोलॉजी और इन सब चीज़ों को समझते हैं और जानते हैं, इतना ही टेक्नोलॉजी और इन चीज़ों को सब समझते हैं, तो आखिरकार अध्यक्ष महोदय, पुलवामा में जो गाड़ी में RDX आया, वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई? और शायद भारतीय जनता पार्टी के लोग ये जानते होंगे कि बहुत सारे विभाग सरकार के होते हैं, सैटेलाइट इमेजेस देते हैं। अगर आज भी भारतीय जनता पार्टी चाहे तो पुलवामा में जो गाड़ी आई है, सैटेलाइट इमेजेस से वो पता कर सकती है कि वो किस रास्ते से वो गाड़ी आई थी। आप हिम्मत क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं उसके लिए? और फिर पहलगांव में किसी भी दल ने आपके साथ किसी तरह की राजनीतिक बातचीत नहीं की, लेकिन राजनीतिक लाभ आपने कांग्रेस पार्टी से भी उठाने की कोशिश की, हमारे से भी उठाने की कोशिश की। अगर डेलीगेशन भेजना ही था आपको तो पॉलिटिकल पार्टीज तय करती हैं, आप नहीं तय कर सकते। ये राजनीति कौन कर रहा है? और फिर अध्यक्ष महोदय, राजनीति करने वाले वो लोग जो अपने चुनावी भाषण में कह रहे थे कि POK हम 6 महीने में ले लेंगे, हम अक्साई चिन्ह ले लेंगे। इसीलिए मैंने सवाल पूछा अध्यक्ष महोदय सरकार से कि जिस समय सरकार में भारतीय जनता पार्टी आई, उस समय भारत का क्षेत्रफल क्या था और भारत का क्षेत्रफल आज क्या है? क्या 5 फिंगर्स, पेंगोंग लेक, गलवान घाटी, रजांगला, उसका जवाब किसके पास है? सरकार के पास है क्या कि नहीं है? आखिरकार सवाल ये है हमारा कि सीज फायर किसके दबाव में किया है और सीज फायर क्यों किया जब हमारी फौज POK को भी ले लेती और पाकिस्तान के भी। अध्यक्ष महोदय, सीज फायर आपके मंत्री जी ने नहीं किया, सीज फायर आपके मंत्री जी की तरफ से नहीं आया, क्योंकि हमारे मंत्री जी वो सोशल मीडिया को देखते नहीं हैं। सबसे पहले सोशल मीडिया पे बात आई थी, आपको 1 घंटे बाद किसी ने पढ़ के बताया होगा। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं अपनी बात खत्म करते हुए, आखिरकार इंटेलिजेंस फेलियर की जिम्मेदारी किसकी है? हमारे भारत का क्षेत्रफल कितना 2014 में था और आज क्षेत्रफल क्या है? और लगातार इनकी सरकार में आतंकवादी घटनाएं क्यों हो रही हैं? और हमारे देश को खतरा पाकिस्तान से तो है ही है, लेकिन उससे ज्यादा खतरा हमारा चीन से है। आखिरकार चीन से मुकाबले के लिए आपकी तैयारी क्या है? मुझे उम्मीद है कि जब सिंदूर ऑपरेशन पर सरकार की तरफ से जवाब आए तो इन सवालों का जवाब आए। बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने अखिलेश यादव ने
क्या जबरदस्त बात की प्रधानमंत्री को किसी स्थिति में नहीं छोड़ा, पूछा चीन से क्यों डर रहे हैं। और फिर प्रियंका गांधी ने भी ऐसी बात की जो मन को छू गई। उन्होंने कहा कि मेरी मां 44 साल की थी जब आतंकियों ने उसके पति की हत्या कर दी। मैंने दर्द झेला है। क्यों आप ऐसी बातें कर रहे हैं जो देश को सच ना सुनाई पड़े। सुनवाता हूं प्रियंका गांधी के भाषण का भी छोटा सा अंश। नहीं मिलेगा आपको शायद। वैसे महोदय, मेरी माँ की आंसू की बात किए, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया, जब वे मात्र 44 साल की थी। और आज अगर मैं इस सदन में खड़ी हूँ और उन 26 लोगों की बात कर रही हूँ, मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मैं उनका दर्द जानती हूँ, महसूस करती हूँ। मैं उन सैनिकों, उन जवानों, उन अफसरों को नमन करना चाहती हूँ जो हमारे देश के रेगिस्तानों में, हमारे देश के घने जंगलों में, बर्फीले पहाड़ियों पे हमारी देश की रक्षा करते हैं, जो हर पल देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहते हैं। 1948 से लेकर अब तक, जब से पाकिस्तानी रेडर्स ने कश्मीर पे हमला किया, तब से लेकर अब तक हमारी देश की अखंडता की रक्षा करने में उनका बड़ा योगदान है। हमारी आज़ादी अहिंसा के आंदोलन से हासिल हुई, लेकिन जैसे मैंने कहा, उसको कायम रखने के लिए हमारी सेना का बहुत बड़ा योगदान है। कल मैं सदन में बैठी हुई सबके भाषण सुन रही थी। आदरणीय रक्षा मंत्री महोदय ने बोला, सत्ता पक्ष के कई मंत्रियों ने बोला। 1 घंटे का रक्षा मंत्री जी का लंबा भाषण था। सुनते सुनते एक बात मुझे बहुत खटक रही थी। उसके बाद जब दूसरे भाषण भी सुने आपके सत्ता पक्ष के, तब भी ये बात बार बार मेरे मन में आ रही थी कि सारी बातें कर ली, ऑपरेशन सिंदूर की बात कर ली, आतंकवाद की बात कर ली, देश की रक्षा की बात कर ली, इतिहास का पाठ भी पढ़ा दिया, लेकिन एक बात छूट गई। उस दिन 22 अप्रैल 2025 को जब 26 देशवासियों को अपने परिवार के सदस्यों के सामने खुलेआम मारा गया, तो ये हमला कैसे हुआ, क्यों हुआ? मैं पूछना चाहती हूँ, ये किसकी जिम्मेदारी थी? इस देश के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी है? क्या इस देश के प्रधानमंत्री की नहीं है? क्या इस देश के गृह मंत्री की नहीं है? क्या इस देश के रक्षा मंत्री की नहीं है? क्या एनएसए की नहीं है? और फिर बारी आई राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने कहा कि आपने तो आतंकियों के हाथ में लॉटरी दे दी, कह दिया कि अगर कहीं आतंकी घटना होगी हम तो सीधा युद्ध छेड़ देंगे। और जब युद्ध छेड़ा तो क्या हुआ? आपने क्यों बता दिया पाकिस्तान को कि हमने जरा सा हमला किया, तुम मत हमला करना? ट्रंप का नाम क्यों नहीं ले रहे? सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। Donald Trump has said 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here, that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire, and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का, तो यहां बोल दे। अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए
डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। सुना आपने तीनों नेताओं के बारे में, बाकी भी कई लोगों ने बहुत अच्छे अच्छे भाषण दिए। इन पूरी चर्चा के लिए मैं आपको लेके चलता हूं अभय दुबे जी के संग। बहुत शानदार बातचीत है, विश्लेषण समझ पाएंगे आपकी हैक हुआ क्या था संसद में। आपसे रिक्वेस्ट है 4PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4PM न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अभय दुबे जी आपका। ऑपरेशन सिंदूर पर लोकसभा में बड़ी गर्मा गर्म बहस हुई। लग रहा था कि प्रधानमंत्री जी आज सारी बातें साफ साफ करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी आज भी हर बार की तरह नेहरू तक घुमाए और इंदिरा गांधी तक घुमाए, लेकिन उन्होंने आज ठोस बातें नहीं बताई। विपक्ष पूछता रहा कि हमारा नुकसान कितना हुआ, कितने जहाज गिरे, कुछ नहीं बताया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर क्यों नहीं लिया गया, कहा कि कांग्रेस ने क्यों नहीं लिया। मतलब अभी भी 11 साल से सरकार आपकी है और आप कांग्रेस में क्यों नहीं किया, उस पर चर्चा कर रहे हैं। आपने भी भाषण सुना होगा। सबसे पहले मैं जानना चाहूंगा आपको प्रधानमंत्री का भाषण कैसा लगा कल का। क्या प्रधानमंत्री का भाषण उतने लोगों को संतुष्ट कर पाया जो ऑपरेशन सिंदूर पे ये देश चाहता था, या प्रधानमंत्री जी ने हर बार की तरह केवल गोल गोल बातें जलेबी की तरह घुमाई? देखिए संजय जी, आपको याद होगा कि ये सत्र शुरू होने से पहले सदन के बाहर मीडिया से प्रधानमंत्री ने एक 1-1.5 मिनट की एक बातचीत की थी, जिसमें प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि ये सदन जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का विजयोत्सव है, ये कहा था। अच्छा, मेरी तो ये बात समझ में नहीं आई, अगर ये सदन ऑपरेशन सिंदूर का विजयोत्सव था तो प्रधानमंत्री इस विजयोत्सव को मनाने के लिए वहां मौजूद क्यों नहीं थे? ये तो बिल्कुल सत्र के बिल्कुल आखिर में आए और एक तरह से समापन भाषण देकर चले गए। अगर विजयोत्सव था तो आपको विपक्ष के साथ मिलकर, सत्ता पार्टी के सदस्यों के साथ मिलकर, पूरी लोकसभा जो पूरे देश की नुमाइंदगी करती है उसके साथ मिलकर इस विजयोत्सव की कोई योजना बनानी चाहिए थी। इस विजयोत्सव के लिए पहले विपक्ष के साथ आपको एक मीटिंग करनी चाहिए थी कि ये सत्र को हम लोग एक विजयोत्सव में बदल दें। आपके जो सवाल वगैरह हैं वो आप अभी पूछ लीजिए या फिर कभी पूछ लीजिएगा, ताकि सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच में उसमें फ्रिक्शन नहीं दिखता। लेकिन आपने एक तरफा सदन के शुरुआत होने से पहले उसको विजयोत्सव घोषित कर दिया और खुद लापता हो गए, खुद चले गए। वरना तो होता केक काटते, झंडे लगाते, झालर लगाते, अंदर लाइट जलती। आप कल आ गए थे भारत लौटकर, कल भी सदन में नहीं आए और वहां से अपनी पार्टी के जो वक्ता थे उनके पक्ष उनकी तारीफ में ट्वीट करते रहे, लेकिन सदन में नहीं आए। सदन में केवल भाषण देने के लिए आए अपना और उसके बाद चले गए। ये कैसा विजयोत्सव है और ये कैसा सदन का नेता है? सदन के नेता को सदन में मौजूद होना चाहिए, उसकी सदन की एक अपनी केमिस्ट्री होती है। उस केमिस्ट्री में जब सदन का नेता मौजूद रहता है तो उस केमिस्ट्री में फर्क पड़ता है। ये संसदीय लोकतंत्र है, ये मोदी लोकतंत्र नहीं है, ये संसदीय लोकतंत्र है। मोदी जी संसद के सदस्य हैं, संसद मोदी जी की सदस्य नहीं है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस प्रश्न पे सब लोगों को गौर करना चाहिए। ये बात एक तरह की हेकड़ी है, ये हेकड़ी है कि हम अपनी हेकड़ी दिखाएंगे और जो मन में आए करेंगे, हम बिल्कुल आखिर में आएंगे और अपनी बात कह के चले जाएंगे, बात खत्म हो गई। ये इस प्रकार की बात है। खैर, अब मैं आगे बढ़ता हूं। देखिए, मोदी जी के सामने, मोदी तो थे नहीं वहां पे, लेकिन उनकी पीठ पीछे विपक्षी सांसदों ने कुछ ठोस मुद्दे रखे थे। उन ठोस मुद्दों को प्रियंका गांधी ने, राहुल गांधी ने, अखिलेश जी ने, जो कणिमोई ने, इन सब विपक्षी वक्ताओं ने ठोस, और गौरव गोगोई ने, इन सब में, और नाम एक दो मुझसे छूट रहे हैं लेकिन बड़े प्रमुख लोगों का नाम मैंने ले दिया है। इन सब लोगों ने कुछ ठोस मुद्दे आपके सामने रखे थे। अभय जी अगर आप पूरी बात करिए फिर मैं बताता हूं। मेरा कहना है कि अगर उन ठोस मुद्दों का जवाब प्रधानमंत्री की तरफ से, उनसे पहले गृह मंत्री की तरफ से, उनसे पहले रक्षा मंत्री की तरफ से, उनसे पहले विदेश मंत्री की तरफ से मिलता, तो देश की जनता के सामने, जो बड़े पैमाने पर लोग इस सत्र को देख रहे हैं, जनता को जो उम्मीद थी, उसके दिमाग में जो सवाल थे, उन सवालों के कुछ जवाब मिल पाते। ठीक, बिल्कुल सही बात। इससे देश में सरकार के प्रति विश्वास बढ़ता, रक्षा सेनाओं के प्रति विश्वास बढ़ता, और इससे देश में कुल मिलाकर संसदीय लोकतंत्र के प्रति विश्वास बढ़ता कि ये एक जवाबदेह सरकार है। हमारा विपक्ष भी जवाबदेह है, वो सरकार से सवाल पूछ रहा है, सरकार उसका तसल्ली बख्श जवाब दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आप कुछ कहना चाहते थे?
मैं ये कह रहा था, मैं एक एक करके कुछ इंपॉर्टेंट नेताओं के पॉइंट मैंने नोट किए हैं, वो मैं पढ़ के एक बार सुना देता हूँ जो सवाल है, फिर आपका जवाब चाहूंगा। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब सरकार झूठी और कायर हो तो वो बहादुर से बहादुर सेना के साहस और पराक्रम को भी कमजोर कर देती है। देश को प्रतिशोध के साथ ही सभी के प्राणों की रक्षा का प्रण चाहिए, सेना की शक्ति के साथ सरकार की सच्चाई भी चाहिए। गृह मंत्री जी ने कहा कि पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा कोई चारा नहीं बचा था। सवाल यह है कि आपने शरण दी क्यों? आतंकी हमारे देश के लोगों को आकर मार देते हैं, आप उन्हें शरण दे रहे हैं। आपने अपने इस बात का जवाब एक भी भाषण में क्यों नहीं दिया? जैसी शरण की बात उठी, गृह मंत्री इतिहास में चले गए। वे नेहरू जी, इंदिरा जी से लेकर मेरी माँ के आंसुओं तक पहुंच गए। इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। इस सरकार को जिम्मेदारी से बचने के लिए सिर्फ बहाना चाहिए। पूरे परिवार का नाम गिनाते रहते हैं। अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 साल से सत्ता में आप लोग हैं। उन्होंने कहा कि ये हमारी एजेंसियों की बहुत बड़ी विफलता है। इन एजेंसियों की जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या आईबी चीफ ने इस्तीफा दिया? क्या गृह मंत्री ने अपना इस्तीफा दिया? 2019 में टीआरएफ का संगठन बना। 2020 में इसने कश्मीर में आतंकवाद का काम शुरू किया। 2020 से 22 अप्रैल 2025 तक इसने 25 आतंकी हमले किए। लेकिन बीजेपी सरकार ने टीआरएफ को आतंकी संगठन का दर्जा 2023 में दिया। आखिर क्यों? सत्ता पक्ष के नेताओं ने बार बार 2008 के मुंबई हमलों का जिक्र किया, लेकिन आपको जानकारी होगी जब मुंबई में आतंकवादी हमला चल रहा था तभी उन आतंकियों को मार डाला गया। जो एक आतंकी बचा था उसे भी 2012 में फांसी दे दी गई। तब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और देश के गृह मंत्री ने जिम्मेदारी लेते हुए अपना इस्तीफा दिया था। उस समय सरकार की जनता और इस धरती के प्रति जवाबदेही हुआ करती थी। राजनाथ सिंह जी पुलवामा, यूआरआई और पठानकोट के समय गृह मंत्री थे। आज वो रक्षा मंत्री हैं। गृह मंत्री अमित शाह के नीचे पूरा मणिपुर जल गया। दिल्ली में दंगे हुए, पहलगाम में हमला हुआ, लेकिन आज भी वे उस पद पर क्यों बने हैं? कल गौरव गोगोई ने सदन में गृह मंत्री से पूछा, क्या पहलगाम हमले की जिम्मेदारी आपकी नहीं थी? रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह अपना सिर हिला रहे थे। शायद उन्हें महसूस हुआ कुछ जिम्मेदारी थी, लेकिन गृह मंत्री अमित शाह हंस रहे थे। उन्होंने पूछा कि ऑपरेशन सिंदूर का मकसद अगर पाकिस्तान को सबक सिखाना था तो शायद ये मकसद अब अधूरा है, क्योंकि हमारी कूटनीति विफल रही है। इसका सबूत है ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पाकिस्तानी जनरल जिसके हाथ खून से रंगे थे, वो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ लंच कर रहा था। सदन में मेरी माँ के आंसुओं की बात कही, मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। मेरी माँ के आंसू तब गिरे जब उनके पति को आतंकवादियों ने शहीद किया। तब वह सिर्फ 44 साल की थी। आज मैं सदन में खड़े होकर उन 26 लोगों की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उनका दर्द जानती हूँ और महसूस करती हूँ। ये प्रियंका गांधी के भाषण का सार था। अब इसलिए मैं आपका कमेंट चाहूंगा। देखिए, आपने जो पूरा ब्यौरा रखा है प्रियंका गांधी के भाषण का और दूसरे जो विपक्ष के वक्ता थे उनका ब्यौरा रखा है, मैं इसको और संक्षेप में थोड़ा फ्रेम करूंगा 4 PM के दर्शकों के लिए। और उसमें मैं 2 भाषणों की मदद लूंगा। प्रियंका गांधी का भाषण भी बहुत अच्छा था, गौरव गोगोई का भाषण भी बहुत अच्छा था, कणिमोई का भाषण भी बहुत अच्छा था, लेकिन मैं 2 भाषणों की इसमें खास तौर से मदद लूंगा। एक है उसमें विपक्ष के नेता राहुल गांधी का भाषण और दूसरे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का भाषण। सारे भाषण ओवरलैप हैं, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन इन 2 भाषणों के ऊपर गौर करें तो विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देश से जो कहना चाहता है वो इसमें निकल कर आता है। विपक्ष ऑपरेशन सिंदूर के बारे में देश से कहना चाहता है वो राहुल गांधी ने रेखांकित किया है। और राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह के भाषण की नस पकड़ ली, दुखती नस पकड़ ली। और उन्होंने एक ऐसी बात कही जो मैंने भी अभी तक नहीं कही थी अपने विश्लेषण में, और मैंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था। इसलिए मैं खास तौर से आपके सामने उस बात को रखना चाहता हूं। राहुल गांधी ने कहा कि रक्षा मंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर के पूरी घटनाक्रम, पूरी क्रोनोलॉजी पेश की। रक्षा मंत्री के मुताबिक रात को 1:05 पर ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ। 22 मिनट तक ऑपरेशन सिंदूर चला और 1:35 पर भारत ने पाक को फोन कर दिया। आप देखिए, ये 3 क्षण है, मतलब है 1:05 में शुरू हुआ, 1:22 तक चला और 1:35 पर पाक को भारत ने फोन कर दिया और कहा कि हमने आपके रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना नहीं बनाया है, हमने आतंकवादी ठिकानों को निशाना नहीं बनाया है, हम इस युद्ध को आगे नहीं और बढ़ाना चाहते, हम एस्केलेशन नहीं चाहते। राहुल गांधी ने अपना पूरा भाषण इसी के इर्द गिर्द जो है वो नियोजित किया और सरकार के ऊपर उन्होंने अपना अटैक जारी रखा उसके ऊपर।
और ये अटैक करते राहुल गांधी बार बार ये सवाल पूछ रहे थे कि आखिरकार ऐसा क्या बात थी जिसकी वजह से 22 मिनट का ऑपरेशन सिंदूर चलाने के बाद में आपने 1:35 पर अपनी तरफ से पाकिस्तान को फोन किया और उससे कहा कि भाई अब आगे कोई झगड़ा नहीं होगा, जो होना था वो हो गया। राहुल गांधी ने उसका एक नतीजा निकाला जो सबसे केंद्रीय नतीजा है, उसके नतीजे को कहना चाहिए था। राहुल गांधी ने कहा कि ये ऑपरेशन सिंदूर कोई विजयोत्सव नहीं था, ये एक प्रपंच था जो कि प्रधानमंत्री की छवि को बचाने के लिए रचा गया था। ये पूरी कवायद प्रधानमंत्री की छवि को बचाने के लिए की गई थी कवायद। ये राहुल गांधी ने संसद में कहा और इन्हीं शब्दों में कहा जिन शब्दों में मैं आपको बता रहा हूं। ये आज तक देश में किसी और ने नहीं कहा। सही बात है। ये आज तक देश में किसी और ने नहीं कहा। उसके बाद राहुल गांधी ने एक और बात कही, जिस बात की ध्वनि हमें अखिलेश यादव के भाषण में भी सुनाई पड़ी। मैं इन दोनों को जोड़ के आपके सामने रखूंगा, मतलब मेरा विश्लेषण ये है। राहुल गांधी ने कहा कि जब मैंने पिछले दिनों सदन में ये बात कही थी तो आप लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया था, सत्ता पक्ष ने मजाक उड़ाया था, आप लोग मुझ पे हंसे थे। अगर आपने मेरी बात ठीक से सुनी होती तो फिर आज आप बेहतर स्थिति में होते। उन्होंने कहा, तब विदेश मंत्री ने कहा था कि 2 फ्रंट वार जो है वो अब का आइडिया पुराना पड़ गया है। राहुल गांधी ने कहा कि 2 फ्रंट वार का आइडिया भले ही पुराना पड़ गया हो, लेकिन यहां तो जब ऑपरेशन सिंदूर हो रहा तो आपके खिलाफ फ्रंट एक ही था, लेकिन 2 देश आपके खिलाफ मिलकर लड़ रहे थे, चीन और पाकिस्तान। चीन और पाकिस्तान आपके खिलाफ मिलकर लड़ रहे थे। और जब अखिलेश यादव बोल रहे थे तो अखिलेश यादव ने भी साफ तौर पर कहा कि चीन ने भी आपकी जमीन दबा रखी है और वो पाकिस्तान के साथ मिलकर आपके खिलाफ युद्ध में भी भाग ले रहा है। तो अखिलेश यादव ने अपनी पिछली मांग उठाई। उन्होंने कहा, मैंने पूछा था पहले आपसे कि जब 2014 में ये सरकार आई थी उस वक्त भारत का क्षेत्रफल क्या था और आज भारत का क्षेत्रफल क्या है। फिर उन्होंने पूरे चीन ने जो जो इलाके दबा लिए हैं जहां पे चीन, उन सबका उन्होंने जिक्र किया कि आप बताइए तो भारत के क्षेत्रफल में कमी कैसे आई है उस वक्त के बाद से। और देखिए, जैसे कहते नहीं कि घाव के ऊपर नमक छिड़कना, तो अखिलेश ने कहा कि वो नींबू और मिर्च लगा के जो राफेल आपने पूजा की थी जो है, उन राफेल का क्या, वो कई बार उन्होंने इस बात को कहा। और फिर उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत उन्होंने 2 काव्यात्मक पंक्तियों से की, जिनका उल्लेख करना यहाँ बहुत जरूरी है कि मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा देश मुझसे रूठता जा रहा है। कि सीधे सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सारी दुनिया की यात्राएं करने में लगे हुए हैं, विपक्ष के तमाम डेलीगेशन उन्होंने सारी दुनिया में भेजे, लेकिन कुल मिलाकर हो ये रहा है कि सारे देश के दिमाग में ये सवाल है। और वो सवाल, केंद्रीय सवाल ये है कि ट्रंप ने 29 बार ये दावा क्यों किया कि उन्होंने संघर्ष विराम कराया। राहुल गांधी ने खुला चैलेंज दिया कि अगर नरेंद्र मोदी में दम है तो यहां पे वो कह दें कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। सही बात है। नरेंद्र मोदी ने उनका चैलेंज स्वीकार नहीं किया, ट्रंप का नाम नहीं लिया, नरेंद्र मोदी। मोदी जी के भाषण की रणनीति अपनाई, नरेंद्र मोदी ने जो रणनीति अपनाई और दूसरों ने भी, दूसरे भाजपा, नरेंद्र मोदी ने खास तौर से, उनका भाषण बहुत लंबा था, नरेंद्र मोदी ने रणनीति अपनाई वो यही है कि आप कांग्रेस की बुराइयां गिनाने लगी। हाँ, कि वो कांग्रेस के दरवाजे फोड़ने लगी। इस बात पर प्रियंका गांधी ने, आपने बताया, बहुत फोकस किया कि ये आप करते हैं। तो अब सवाल, प्रश्न इस बात का है कि क्या पिछले 11 साल से नरेंद्र मोदी कांग्रेस के जमाने में किए गए कामों की आलोचना कर रहे हैं, और जवाहरलाल नेहरू के जमाने से लेकर और सोनिया गांधी के जमाने तक वो सब बातों को उठाते रहते हैं। अपने वक्त में जो हो रहा है उसका कोई जवाब देता नहीं है, कुछ कहता नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर के मामले में भी नहीं कहा। और सारी बातों को, अब जैसे कि राहुल गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने बड़ी एक ठोस बात कही, इस पर हम लोग भी चर्चा कर चुके हैं 4 PM के मंच पर। राहुल गांधी ने कहा कि सब देशों ने ये तो कहा कि भारत पे आतंकवादी हमला गलत हुआ, उसकी निंदा की है, लेकिन किसी देश ने पाकिस्तान को उस आतंकवादी हमले के साथ नहीं जोड़ा। इस मामले में भारत अकेला खड़ा हुआ है। नरेंद्र मोदी ने अपने भाषण की शुरुआत में ही इसको एक स्पिन दिया। उन्होंने स्पिन ये दिया कि किसी भी देश ने भारत पर बदले की कार्रवाई करने के, भारत के बदले की कार्रवाई करने के अधिकार पे आपत्ति नहीं की है। आप सुनिए, मतलब स्पिन उन्होंने क्या दिया। उन्होंने इस बात का जवाब नहीं दिया कि पाकिस्तान
कि पाकिस्तान को क्यों नहीं जोड़ा उन्होंने आतंकवाद के साथ में। वो ये उन्होंने, नरेंद्र मोदी ने कोशिश की कि हम दो काम करेंगे, एक दो स्पिन मारेंगे और उसके बाद में हमारी जो पुरानी पतली गली है, यानी कांग्रेस के दरवाजे में ठीकरा फोड़ना है, उस पुरानी पतली गली से निकल जाएंगे। पूरे भाषण में वो यही करते रहे। जैसे ही भाषण खत्म हुआ तो राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने चीन का नाम क्यों नहीं लिया, कहा तुरंत भाषण खत्म होने के बाद। नहीं, उससे पहले राहुल गांधी ने अपने भाषण में ये कहा कि रक्षा मंत्री ने चीन का नाम नहीं लिया एक भी बार। हाँ, बाद प्रधानमंत्री ने भी चीन का नाम लिया। उसकी वजह है, हम लोग तो कई बार चीन के साथ ये लोग अच्छे संबंध बनाने के लिए तड़प रहे हैं। नीति आयोग ने हाल ही में बाकायदा सरकार को लिखित सिफारिश भेजी है। इसमें कहा है कि भारत की कंपनियों में चीन के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का 24% की इजाजत दी जानी चाहिए। जिस देश, बिल्कुल, और अखबार में पहले पन्ने पर छपा है ये। तो सवाल ये है कि चीन से जब आप 24% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मंगाना चाहते हैं, तब आप चीन को इसका मतलब दुश्मन देश नहीं मानते। उस देश को जो ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को 80% हथियारों की सप्लाई कर रहा था, उस देश को जिसके एयर डिफेंस सिस्टम के कारण भारत के राफेल गिर गए, और राहुल गांधी ने साफ कहा कि आपके पास पॉलिटिकल विल नहीं है, ये एक राजनीतिक रूप से कायर सरकार है। और यही बात प्रियंका गांधी ने कहा कि इस सरकार की राजनीतिक कायरता बेमिसाल है, प्रियंका गांधी ने कहा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इस बहस में दो पैरेलल नैरेटिव, दो समांतर नैरेटिव निकलकर आ गए हैं सामने। अब देश की जनता को तय करना है कि वो कुछ नैरेटिव की वो विश्वास करेगी। वो नरेंद्र मोदी का पुराना घिसा पिटा नैरेटिव, जिसमें वो सब कांग्रेस के आगे ठीकरा फोड़ने की कोशिश करते हैं, या विपक्ष ने इस बार बहुत ही मजबूती के साथ, मैं तो मानता हूं कि एक शब्द अखिलेश ने, प्रियंका ने और राहुल ने एक भी लफ्ज जो है फालतू नहीं बोला। बिल्कुल ठीक बात है। अखिलेश यादव के मैं कुछ पॉइंट पढ़ के बताऊंगा। उन्होंने पहला कहा कि आखिरकार सीज फायर किसके दबाव में किया गया, सीज फायर क्यों किया गया जब हमारी फौज पीए को ले ली थी। महादेव ऑपरेशन पर समर्थन की तब बात आई तो सभी देश के राजनीतिक दल आपके साथ थे, लेकिन ऑपरेशन कल ही क्यों हुआ। पुलवामा में गाड़ी में जो आरडीएक्स आया वो गाड़ी आज तक क्यों नहीं पकड़ी गई। आखिर राजनीति कौन कर रहा है। नारी वंदन की जगह नारी की निंदा अपमान करना भाजपा का असली चेहरा है। पहलगांव में शहीद की पत्नी को टारगेट किया गया। 370 के बाद कहा कि सरकार भविष्य में कोई आतंकवादी घटना नहीं होगी। आखिर सिक्योरिटी लैब्स की जिम्मेदारी कौन लेगा। सरकार को जानकारी देने की चाहिए कि जिस समय सरकार पे भारतीय जनता पार्टी आई और आज हमारे भारत का क्षेत्रफल क्या है। क्या कारण था कि सरकार को सीज फायर का ऐलान करना पड़ा। इनकी मित्रता बहुत है, इसलिए इन्होंने अपने मित्र से ही कहा कि आप ही सीज फायर अनाउंस कर दीजिए, हम स्वीकार कर लेंगे। भारतीय जनता पार्टी के लाइन बोलूंगा कि मैं दुनिया को मनाने लगा हूं, लेकिन मेरा घर मुझसे रूठा जा रहा है। ये अखिलेश यादव के भाषण के मुख्य पॉइंट थे। बात तो सही। अखिलेश जी ने अपने भाषण की शुरुआत इस लाइन से की, मैं दुनिया को मनाने में लगा हूं, मेरा देश मुझसे रूठा जा रहा है। लेकिन ये बात भी सही है कि आतंकवादी का एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ, मतलब उसी दिन क्यों हुआ जिस समय। बिल्कुल बिल्कुल। और देखिए, उसमें कल आपने बात उठाई थी कि अभी लाशें बरामद नहीं हुई हैं, अभी केवल ड्रोन से तस्वीर आई है। अभी भी स्पष्ट नहीं है कुछ भी कि कौन मरा है, 3 मरे हैं कि 1 मरा है, और जितने मरे हैं उसमें ऑपरेशन सिंदूर बैसरण घाटी वाले कौन थे। चीजें अमित शाह ने तो हाउस में कह दिया कि वही थे, आप पहलगाम वाले आतंकी थे। अमित शाह ने कह दिया। पहले आज के अखबारों को आप देखिए, आज के अखबार में ना भारत टाइम्स के पहले पन्ने पर खबर क्या है, ना भारत टाइम्स के पहले पन्ने पर खबर यह है कि इनमें बैसरण घाटी के आतंकवादियों के होने के आसार हैं। भास्कर में खबर क्या है पहले पन्ने पे, ये करोड़ों में छपते हैं अखबार ये। हाँ। अगर एक अखबार 1 करोड़ छपता है तो आप समझ लीजिए 5 करोड़ लोग से पढ़ रहे हैं एक अखबार को, न्यूनतम 5 आदमी पढ़ते हैं परिवार के। अगर वहां पर रखा हुआ है, चाय खाने में रखा हुआ है, तो 15-20 अखबार लोग पढ़ते हैं रोज। 50 आदमी रोज पढ़ता है एक अखबार को। 1 करोड़ अखबार करोड़ों लोग पढ़ते हैं। भास्कर में लिखा है कि एक आतंकवादी वो है जो कि इस बैसरण घाटी वाले पहलगाम की घटना में शामिल था। तो चीजें अभी बिल्कुल स्पष्ट नहीं है उसके अंदर। आर्मी की तरफ से, फौज की तरफ से कोई ठोस वक्तव्य, इस तरह का वक्तव्य नहीं आया। मैं कोई सवालिया निशान नहीं लगा रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि चीजें जो है ना वो अभी इतनी स्पष्ट नहीं है कि उन पर तुरंत आंख बंद करके विश्वास कर लिया जाए। क्योंकि अगर इतनी स्पष्ट होती, आंख बंद करके विश्वास करने वाली बात होती, तो आप ये मान के चलिए कि फिर बीजेपी के सब लोग इस बात को उसी तरीके से उठाते।
काफी देर तक बीजेपी ने भी इंतजार किया है कि चीजें थोड़ी स्पष्ट हो जाएं तब हम कहें बात। इसलिए कल जो हुई थी उसके बारे में आज कहा गया। तो ये जो भाषण है प्रधानमंत्री जी का विजयोत्सव वाला टाइप का, तब लगता है कि बिहार के चुनाव में ये विजयोत्सव वाला भाषण काम आएगा? मुझे तो नहीं लगता कि ये बिहार के चुनाव में, मेरा अपना आकलन है, गलत हो सकता है, कि ये ऑपरेशन सिंदूर को बिहार के चुनाव में एक मुद्दा बनाएंगे। क्योंकि अगर बिहार के चुनाव में मुद्दा बनाना होता तो अभी तक ये बड़े पैमाने पर उसको मुद्दा बना चुके होते। दूसरे वो ये जानते हैं कि बिहार का चुनाव कुछ अलग तरह का होता है, उसके अंदर दूसरे इस तरह के मसले काम नहीं आते, उसमें जाति वगैरह ये सब चीजें ज्यादा, कुछ दूसरे हर जगह जाति का महत्व है, लेकिन बिहार के चुनाव में उसका विशेष महत्व है। इसलिए मुझे अभी तक बिहार के चुनाव में ऐसी कोई झलक नहीं दिखाई पड़ी, क्योंकि ये ऑपरेशन सिंदूर का मसला जो है ना, ये अजीब तरीके से फंसा हुआ है, ये उस तरह से स्पष्ट नहीं है। तो राहुल गांधी कहते हैं ना कि आखिरकार क्यों आपने 22 मिनट तक ऑपरेशन चलाया और उसके बाद फोन कर दिया कि ऑपरेशन अब बंद, हम आगे बढ़ाना नहीं चाहते उसको। बार बार उन्होंने कहा कि भाई एक झापड़ मारा, आप दूसरा झापड़ नहीं मारेंगे, तीसरा झापड़ नहीं मारेंगे, राहुल गांधी के शब्द है, हम चौथा झापड़ नहीं मारेंगे। ऐसा क्यों किया? इसका नतीजा उन्होंने निकाला कि भाई आपकी छवि बचाने के लिए ही सारा ये काम किया गया। सही बात है। तो ये पूरा मसला जो है ना, ये पूरा मसला इतना स्पष्ट नहीं है कि उसको जनता तक लेकर बीजेपी जाए। अगर जनता बीजेपी ले गई तो बदले में जवाब भी मिलेंगे, फिर ये सवाल जनता में उठेंगे, बहस शुरू हो जाएगी, लोगों के दिमाग में शक का बीज पड़ जाएगा। ठीक बात है। एक इंपॉर्टेंट बात राहुल गांधी ने और कहा कि ऐसा लगता है कि हमने आतंकवादियों के हाथ में सब कुछ दे दिया। इसके पीछे उन्होंने लॉजिक ये दिया कि हमने कह दिया कि भविष्य में कभी आतंकी हमला होगा तो हम युद्ध करेंगे। आतंकी तो चाहते हैं युद्ध हो, तो वो कभी भी हमला कर देंगे। अब आप मजबूर होगा कि मैं उसी पे आ रहा हूं। आपको ध्यान होगा कि जिस दिन संघर्ष विराम हुआ था, उस दिन संघर्ष विराम को भारत ने घोषित किया, उससे ठीक पहले एक मीटिंग हुई थी। इस मीटिंग के अंदर सीडीएस भी थे और भारत के तीनों सेनाध्यक्ष थे, नरेंद्र मोदी थे, रक्षा मंत्री थे, ये सब लोग उस मीटिंग के अंदर थे। उस मीटिंग में ऐसा बताया जाता है कि मोदी सरकार ने अपनी एक डॉक्ट्रिन बनाई, अपनी एक थीसिस बनाई मोदी सरकार ने। वो थीसिस ये थी कि आज के बाद से हर तरह की आतंकवादी कार्रवाई को एक्ट ऑफ वार माना जाएगा। यानी इसका सीधा सीधा मतलब, मोटा मोटा मतलब ये होता है कि अगर कोई भारत पे आतंकवादी हमला होता है तो भारत सरकार उसको युद्ध की कार्रवाई समझकर बदले में युद्ध के रूप में उसका जवाब देगी। अच्छा, आपको ध्यान नहीं होगा, दिन काफी हो गए हैं, मैंने 4 PM के मंच पर डॉक्टर अजय साहनी, जो बहुत बड़े सुरक्षा विशेषज्ञ हैं देश के और एशिया के टेररिज्म पोर्टल भी, एशिया का टेररिज्म पोर्टल भी चलाते हैं, उनका एक तर्क मैंने आप लोगों के सामने रखा था। उनका तर्क ये था कि इस प्रकार की डॉक्ट्रिन तैयार करके भारत ने एक तरह से अपने आप को चक्कर में फांस लिया है। वो चक्कर ये है कि बहुत सारे आतंकवादी संगठन ऐसे होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि वो किसी से नियंत्रित होते हो। हाँ, अलग से भी कोई कार्रवाई कर सकते हैं। नॉन स्टेट एक्टर्स हैं वो, तो हाँ, कहीं पे भी आके गोली चला सकते हैं। पाकिस्तान से नाराज हो गए तो हो सकता है वो पाकिस्तान की बात ना मान के ऐसा कोई काम करने से पाकिस्तान का नुकसान हो जाए। नॉन स्टेट एक्टर, अच्छा मान लीजिए किसी आतंकवादी ने सीमा पार आके इस तरह कर दिया तो क्या भारत उस जवाब में पाकिस्तान पे फौज फांटा लेके चढ़ जाएगा? अगर बर्मा की तरफ से अटैक हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश की तरफ से अटैक हो गया, तो भारत उसके जवाब में उसको एक्ट ऑफ वार मानेगा? क्या होगा मतलब? तो उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने यही बात कही है, राहुल गांधी ने यही बात कही है। तो ये जो बात राहुल गांधी ने कही है वो बात सही है। ये कोई बहुत अकलमंदी का काम नहीं किया इन लोगों ने, कहा कि अगर हम पे आतंकवादी हमला होगा तो हम उसे एक्ट ऑफ वार मानेंगे। एक्ट ऑफ वार और टेररिस्ट अटैक दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। जब इतना बड़ा बैसरन घाटी वाले आतंकवादी हमले के मुकाबले आपने केवल 22 मिनट का ऑपरेशन करना पसंद किया, सोचिए आप। और अगर पाकिस्तान इनकी बात मान जाता कि हम एस्केलेशन नहीं करेंगे तो बाकी 4 दिन जो फाइट हुई वो होती नहीं, बिल्कुल नहीं होती। यही कारण। तो ये आपको लगता है कि इस संसद से, आखिरी सवाल मेरा, कि इस संसद से ऑपरेशन सिंदूर से जो बात निकली, देश की जनता उसको किस रूप में लेगी, किस रूप में स्वीकार करेगी? कि सत्ता सही बोल रही थी, विपक्ष सही बोल रहा था, कौन बोल रहा था? भाई मैं देश की जनता के ऑन बिहाफ पे क्यों बोलूं? मेरा तो कहना यह है कि दोनों पक्ष जनता के सामने स्पष्ट रूप से निकल कर आ गए हैं। जनता के मन में जो सवाल थे,
जनता खुद तय करेगी कि भाई हमारे सवालों की सही नुमाइंदगी किसने की। और इस जनता में भाजपा के समर्थक भी शामिल हैं। मैं केवल उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जो भाजपा के खिलाफ वोट देते हैं, वो भाजपा के समर्थक भी शामिल हैं। वो लोग सब सोचेंगे इस सवाल के ऊपर। एक तरह से काफी सोचने का मसाला दिया है इस सत्र में। लोग सब सोचेंगे कि भाई क्या ये जो 4 दिन की पाकिस्तान के खिलाफ झड़प हुई, जिसमें न्यूक्लियर वॉर का खतरा था, ये सब क्या हुआ? इसमें वास्तव में सरकार की बात सही है कि विपक्ष की बात सही है? ये जो मोदी कहना है कि कांग्रेस के जमाने में ये हुआ, इस पे कोई ध्यान नहीं देता है। इस पे कोई ध्यान नहीं देता। ये तो लोग पहले ही डिलीट कर देते हैं। ये टेक्स्ट का वो हिस्सा है, इसको लोग फौरन उसको वो करते हैं, सिलेक्ट करते हैं और डी मार देते हैं, उसको कंट्रोल डी मार देते हैं, जो डिलीट हो जाता है। बाकी बातों में सोचेंगे लोग। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझे इतना समय दिया बातचीत की। थैंक यू। तो ये थे अभय दुबे जी। पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी आपको लगा होगा कि कम से कम संसद की बहस का सारगर्भित चीजें आपके सामने आ गई। 4PM UP को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए और बताइएगा कि आपको क्या लगता है। कमेंट जरूर करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।